नमस्कार। आइए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 पुष्पीय पादों में लैंगिक जनन के कुछ एमसीक्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं। निषेचन में द्वितीयक क्या हैगा? निषेचन में रुक जाइए। निषेचन में द्वितीयक नाभिक सेकेंडरी न्यूक्लियर बनता है। जो निषेचन होता है उसमें द्वितीयक जो नाभिक होता है वो कैसे बनता है? निषेचन में द्वितीय नाभिक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियर बनता है। किससे बनता है? भ्रूण से बनता है, बीजपत्र से बनता है, बीज से बनता है या भ्रूण पोष से बनता है। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है अपने लेक्चर में। तो किससे बनता है? भ्रूण पोष से, क्योंकि जो द्वितीयक नाभिक होता है वह भ्रूण पोष से बनता है। द्वितीयक नाभिक पहला जो दो केंद्र की कोशिकाएं बनती हैं वो केंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं से द्वितीयक नाभिक बनता है जो भ्रूण पोष में बनता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक पराग कोश में 28 पराग मात्र कोशिकाएं हैं, तो इसमें या इन से बनने वाले पराग चतुष्कों की संख्या कितनी होगी? इससे बनने वाले पराग चतुष्कों की संख्या कितनी होगी? 28 पराग मात्र कोशिकाएं हैं तो 7 बनेंगी, 28 बनेंगी, 14 बनेंगी या 112 बनेंगी। कितनी? 28 हैं पराग मात्र कोशिकाएं। अब जितनी पराग मात्र कोशिकाएं हैं उतने ही परागकण बनते हैं। तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया 28। जितनी पराग मात्र कोशिकाएं हैं उतने ही परागकण बनते हैं। अब क्वेश्चन क्रमांक 3 आता है कि लैंगिक चक्र की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैंगिक चक्र की क्रिया हैगी जिसमें युग्मक संलयन भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, वह कौन सी क्रिया है? तो वह आसंग जनन है, उभय मिश्रण है, बहु प्रभावी जीन है या प्रबलता है? वो कौन सी क्रिया है जिसमें ये दोनों साथ साथ होते हैं? क्या होती हैं उसमें? युग्मक संलयन भी होगा और अर्धसूत्री विभाजन भी होगा। वह कौन सी क्रिया है जिसमें दोनों क्रियाएं साथ होती हैं? तो वह है उभय मिश्रण। उभय मिश्रण जो होता है उसमें युग्मक संलयन भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी उसमें होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हैगा जो हैगा नेक्स्ट क्वेश्चन वो हैगा चौथा कि युक्तांडापी अंडा से पाया जाता है। जो युक्तांडापी अंडा से होता है वो किस में पाया जाता है? युक्त यानी कि जुड़े हुए अंडक होते हैं। किससे? ये जुड़े हुए अंडक होते हैं वो युक्त अंडापी होते हैं। और दूसरा होता है मुक्त अंडापी, तो वो उसमें क्या होते हैं? अंडक क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। लेकिन इसमें क्या हो? युक्त अंडापी तो जुड़े हुए अंडक किस में होते हैं? सरसों में होते हैं, गेहूं में होते हैं, मक्का में होते हैं या बटर कप में होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने किया था। तो जो युक्त अंडापी होता है वो क्या होता है? सरसों होता है युक्त अंडापी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। युक्त अंडापी क्या होता है? सरसों होता है युक्त अंडापी। चलिए अच्छा ऐसा कीजिए। अब आपको सोचने के लिए हम टाइम दिया करेंगे। चलो ठीक है, आगे देखेंगे। अब आगे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित घास कुल के एक सदस्य की भ्रूण की ऊर्ध्वाधर काट में ए से जी तक सही नामांकन किया गया है तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक उचित विकल्प का चयन करना है। इनको देखकर नीट में ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर बन सकते हैं या बन जाते भी हैं। कब 13 में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आए और 12 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए। तो चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसको जूम कर देते हैं थोड़ा जिससे आप देख सकें। चलिए, ये हैगा चित्र, इसके भाग दिख रहे हैं, ये देखिए। अब इसके भाग दिख रहे होंगे आपको। ये हैगा ए, चलो ये क्या हैगा? ए हैगा, ये हैगा बी, यहाँ से लेकर ये बी हैगा, ये सी हैगा और ये डी हैगा, ये ई और ये एफ जी। अब इनमें से बताना है कौन से जो हैं यहाँ उनके नाम सही लिखे गए हैं, यहाँ उनके नाम सही लिखे गए हैं। तो अपन मिलाते हैं
यहाँ से उनके नाम मिलाते चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो मिलाते हैं। ए क्या हैगा, ये तो अपना स्कूटेलम हैगा, ये भाग कौन सा हैगा, स्कूटेलम हैगा, ठीक है। अब ये बी आता है, तो बी समझ में, ठीक है। बी अपना कोलियोप्टाइल हैगा, और सी क्या हैगा, सी हैगा अपना प्रारोही शीर्ष, सी हैगा प्रारोही शीर्ष, और डी हैगा एपीब्लास्ट। तो ये किस में मिल रहे हैं ये लक्षण, ये तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मूल गोप तो है नहीं है, ये स्कूटेलम हैगा। हाँ, तो पहला ही तो सही हैगा इसका। कौन सा सही हैगा इसका, पहला सही हैगा, पहला ही सही हैगा। देखिए हमने क्या मिलाया था, यहाँ मिलाया था स्कूटेलम, यहाँ मिलाया था कोलियोब्लास्ट पटाइल होता है, और यहाँ शीर्ष प्रारोह मिलाया था, यहाँ मिलाया था एपीब्लास्ट, और ये मूलांकर हो ही गया। फिर तो आखिरी वाले सब सही हो जाएंगे जब पहले सही कर लेंगे। तो ठीक है, इसका कौन सा आंसर रहेगा, पहला। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन हैगा, इसको याद रखिए। स्क्रीनशॉट लिए आप ये किया अभी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्रमांक आता है 6 कि पराग कण की बाह्य भित्ति बनी होती है। जो पराग कण होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये MPPMT में आ चुका है। क्या होता था पहले, जो नीट था उसी का ही नाम था कि ये MPPMT, उसी में आया है ये MPPMT में, यानी नीट में आया है, नीट 2009 में आया है ये। चलिए ठीक है, अब आप देखते हैं कि पराग कण जो होता है उसकी बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये हमने हमारे पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें इसको कंप्लीट किया है। तो किसकी बनी होती है, इसको तो सभी जानते हैं कि बाह्य भित्ति होती है वो स्पोरोलिनिन की बनी होती है, और जो आंतरिक भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, आंतरिक भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टोसेल्यूलोज नहीं होता है, वो पैक्टीन होता है। यहाँ पैक्टोसेल्यूलोज ही मान सकते हैं उसे, या वो होता है पैक्टीन होता है। उन दोनों की ये क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। आंतरिक भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है आंतरिक भित्ति, या पैक्टोसेल्यूलोज कह सकते हैं, या इसको पैक्टीन कह सकते हैं, उनकी बनी होती है। और बाह्य भित्ति स्पाइरोलिनिन की बनी होती है, ठीक है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 7, निम्न में से असंगत यानी ओड है, इनमें से ओड कौन सा है, जो असंगत हैगा वो कौन सा हैगा, मतलब जो उनका। तो इसमें देखिए माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार, भ्रूणकोश, बीजांडकाय और परागकण। अब इनमें से आपको ओड कौन सा लग रहा है, ओड कौन सा लग रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल, ये किसका भाग होता है, ये किसका भाग होता है, ये भाग होता है भ्रूणकोश का। किसका भाग होता है, भ्रूणकोश का भाग होता है ये, ठीक है। ये किसका भाग होता है, भ्रूणकोश का भाग होता है। और यहाँ भ्रूणकोश ही दिया है, और यहाँ दिया है बीजांडकाय। बीजांडकाय किसका भाग, बीजांड किसका क्या होता है, बीजांड परिपक्व भ्रूण होता है, या बीजांड परिपक्व क्या होता है, बीजांड होता है परिपक्व भ्रूणकोश होता है बीजांड। तो ये बीजांडकाय किससे संबंधित है, बीजांड से ही। तो ये तो तीनों एक से संबंधित हो गए, ये तो ओड नहीं है तीनों। ओड क्या है, परागकण, इसमें ओड क्या है, ओड है परागकण। 7 का क्या है, ओड परागकण, इसमें ओड हैगा जो इनसे मिलता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चंस बना है CBSE और PMT बना है 1991 में, ये क्वेश्चन बना है, वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आए हैं बार बार। अब आते हैं 8 क्वेश्चन के जनन छिद्र का क्या कार्य है, जो जनन छिद्र हैगा उसका कार्य क्या हैगा, मूलांकरों का निकालना, बीज अंकुरण के लिए जल अवशोषण करना, पराग नलिका का निकास, या नर युग्मक का बाहर आना। ठीक है, सोचिए क्या होगा, क्या होगा इसका, मूलांकुरों का निकलना, बीज अंकुरण के लिए जल का अवशोषण, या पराग नलिका का निकास, या नर युग्मक का बाहर आना। जनन छिद्र का क्या कार्य होता है, जनन छिद्र का कार्य क्या होता है, तो उसका कार्य क्या होता है, सोचिए उसका कार्य होता है ये पराग नलिका निकास। जनन छिद्र का क्या कार्य होता है कि पराग नलिका का निकास करता है जनन छिद्र, पराग नलिका का निकास करेगा जनन छिद्र। पराग नलिका का निकास कौन करता है, जनन छिद्र करता है पराग नलिका का निकास। अब आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन ये हैगा कि
पूर्णतः परिपक्व नर युग्मकोद्भिद प्राय कितनी कोशिकाओं का बना होता है? ये भी पीएमटी 1995 में आया है। पीएमटी 1995 में ये क्वेश्चन आया है। तो पूर्णतः परिपक्व नर युग्मकोद्भिद प्राय कितनी कोशिकाओं का बना होता है? एक कोशिका का, दो कोशिकाओं का, तीन कोशिकाओं का या चार कोशिकाओं का ये बना होता है? कितनी कोशिकाओं का बना होता है? पूर्णतः परिपक्व जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो प्राय कितनी कोशिकाओं का बना होता है? तो वो बना होता है प्राय 3 कोशिकाओं का। जो पूर्णतः परिपक्व होता है मादा युग्मकोद नर युग्मकोद्भिद परिपक्व 3 कोशिकाओं का ये क्या होता है? बना होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां। ये कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ सीबीएसई में, पीएमटी 2007 में, एमपी पीएमटी 2007 में ये बार बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या पुष्पीय पौधों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? जो पुष्पीय पौधे होते हैं उसमें नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? तो पुष्पीय पौधों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? पुष्पीय पौधों में नर युग्मक किसके अब हैगा कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? जो पुष्पीय पौधे होती हैं उसमें नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? लघु बीजाणु के बनते हैं, कुजनन कोशिकाओं के बनते हैं, काय कोशिका के बनते हैं, काय कोशिका के बनते हैं या फिर काय कोशिका के बनते हैं या फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका के बनते हैं? तो किसके बनते हैं वो? ये देखना है हमको किसके बनते हैं। चलिए अब देखेंगे ये लघु बीजाणु कोशिका के, जनन कोशिका के या काय कोशिका के या फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका के किसके बनते हैं? सोचिए, तो क्या हैगा? जनन कोशिका। तो पुष्पीय पौधे होती हैं उनमें नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? तो जनन कोशिका के विभाजन से इसमें नर युग्मक बनते हैं। काय कोशिका से नहीं बनते हैं और ना ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बनते हैं, क्योंकि लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है उससे बनते हैं अपने मादा युग्मक, और लघु बीजाणु से भी क्या बनते हैं? लघु बीजाणु से भी मादा युग्मक ही बनेंगे और काय कोशिकाओं से तो कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक एंजाइम क्रिया के लिए प्रतिरोधी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक एंजाइम क्रिया के लिए प्रतिरोधी होता है? एंजाइम क्रिया के लिए प्रतिरोधी होता है। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है अपने पिछले लेक्चर में। कैसे? इसी पार्ट का जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है, आप वहाँ देखिए और इसका कंप्लीट कीजिए। तो क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो भाग होता है एक एंजाइम क्रिया के लिए जो कैसा होता है? प्रतिरोधी होता है। तो वो तो अपना क्या पराग का बाह्य चोल ही होगा, क्योंकि यही होता है सर्वाधिक कार्बन प्रतिरोध का पदार्थ होता है, कार्बन प्रतिरोधक पदार्थ होता है। इसको कोई तोड़ नहीं सकता और इसको कोई भेद नहीं सकता। यही होता है वह कार्बन प्रतिरोध का। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या हैगा? ये किसका होता है? पराग का होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये हैगा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से में कौन एक कैलस भित्ति द्वारा घिरा है? अब पूछ रहे हैं एक कैलस भित्ति द्वारा इसमें से कौन हैगा जो घिरा है? एक कैलस भित्ति द्वारा इसमें से कौन घिरा है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, नर युग्मक, अंड या परागकण? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई और पीएमटी 2007 में। ठीक है, अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक कैलस भित्ति द्वारा घिरा होता है? एक कैलस भित्ति द्वारा कौन घिरा होता है?
तो एक कैलस भित्ति द्वारा तो अपना लघु बीजाणु मात्र कोशिका ही गिरी होती है, नर युग्मक तो नहीं गिरा होता है, अंड भी नहीं गिरा होता है, परागकण भी नहीं गिरा होता है, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका ही इसके द्वारा क्या होती है, गिरी होती है। अगला क्वेश्चन आता है कि पुष्पीय पौधों में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। पुष्पीय पादपों में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। पुष्पीय पादपों में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। परागकोश में, मूल शीर्ष में, कैम्बियम में या पराग कण में। तो इसमें से किस में जो हैगा वो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है, ये बताना है किस में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो पराग कण में तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, कैम्बियम में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, मूल शीर्ष में तो अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है, तो पराग कोश में होता है, जहाँ पर पराग कणों का निर्माण होता है। ये क्या होता है, यही अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब परागकण तो खुद अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनी संरचना है, तो इसमें क्या अर्धसूत्री विभाजन होगा, नहीं होगा। इसमें अर्धसूत्री विभाजन थोड़ी ना होगा। कैम्बियम में अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है, मूल शीर्ष में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। ठीक है, अगला देखेंगे कि पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष होता है। पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष होता है। सहायक कोशिकाओं का विघटित भाग, भ्रूणकोश का बाहरी भाग, द्वितीय केंद्रक का विघटित भाग, बीजांड का अवशिष्ट भाग। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया है पिछले लेक्चर में, आप उसको देखिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए CBSE में आया, PMT इसमें आया, और AFMC में आया, CPPMT में आया, MPPMT में आया, AMU 2010 में आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि परिभ्रूणपोष जो होता है या पेरिस्पर्म होता है, सहायक कोशिकाओं, ए हैगा सहायक कोशिकाओं का विघटित भाग, बी हैगा भ्रूणकोश का बाहरी भाग, सी हैगा द्वितीय केंद्रक का विघटित भाग, और डी हैगा बीजांड का अवशिष्ट भाग। क्या होता है ये बताना है। तो ये होता है, देखिए सहायक कोशिकाओं का विघटित भाग होता है क्या, नहीं। सहायक कोशिकाओं के विघटित भाग तो ये होता ही नहीं है। तो पहला क्या हो गया, पहला गलत हो गया। अब दूसरा हैगा भ्रूणकोश का बाहरी भाग होता है क्या, भ्रूणकोश का बाहरी भाग होता है क्या, ये नहीं, ये भ्रूणकोश का बाहरी भाग भी नहीं होता है। अब द्वितीय केंद्रक का विघटित भाग होता है क्या परिभ्रूणपोष, नहीं होता है। तो अब क्या बचता है, अब बचता है एक क्वेश्चन, ये बीजांड का ये अवशिष्ट भाग होता है, उसी को हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। बीजांड का अवशिष्ट भाग परिभ्रूणपोष कहलाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी पौधे की जड़ की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 4 है, 14 है, कितनी है, 14 गुणसूत्रों की संख्या, उसकी जड़ की कितनी है, 14, तो उसके बीजांड की सहायक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, उसकी सहायक कोशिकाओं में जो है वो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो उसकी सहायक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। यदि किसी पौधे की जड़ की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है, कहाँ है, जड़ में 14 है, तो उसके बीजांड की सहायक कोशिकाओं की संख्या, सहायक कोशिकाओं में संख्या कितनी होगी। तो इसका तो सीधा संबंध होता है, यहाँ जो संख्या आती है उसका आधा इसमें होता है, तो 7 होगी। यदि उसके जड़ में गुणसूत्रों की संख्या 14 है, तो उसकी सहायक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 7 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पहुँचते हैं क्वेश्चन क्रमांक 16 के भ्रूणकोश होता है, जो भ्रूणकोश वो होता है, क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी होता है, गुरु बीजाणु होता है, मादा युग्मकोद्भिद होता है, या मादा युग्मक होता है, क्या होता है। ए हैगा पहला हैगा भ्रूणकोश होता है, ए गुरु बीजाणुधानी, बी गुरु बीजाणु, सी मादा युग्मकोद्भिद, डी मादा युग्मक। ये क्वेश्चन भी बार बार आया है, तो बताइए क्या होगा इसका। तो जो भ्रूणकोश होता है वो क्या होता है, भ्रूणकोश हैगा, यहाँ पोष मत समझ लीजिए आप, कोश हैगा, कोश। तो भ्रूणकोश होता है, पोष नहीं, कोश होता है। गुरु बीजाणुधानी होता है, गुरु बीजाणु होता है, मादा युग्मकोद्भिद होता है, या मादा युग्मक होता है। देखिए ये इसी से संबंधित हैं, कौन कौन से, मादा युग्मक, मादा युग्मकोद्भिद,
ये इसी से संबंधित हैं। सारे के सारे गुरु बीजाणु धानी, ये सारे के सारे भ्रूण कोश से ही संबंधित हैं। लेकिन इसका एग्जैक्टली जो आंसर है वो क्या है? ये होता है मादा युग्मकोद्भिद। भ्रूण कोश क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद होता है, क्योंकि मादा युग्मक तो ये होता नहीं है, मादा युग्मक तो नहीं होता है। मादा युग्मक तो अंडाशय में होता है। गुरु बीजाणु धानी भी नहीं, गुरु बीजाणु भी नहीं होता है, और गुरु बीजाणु धानी भी नहीं होता है। ये क्या होता है? यहाँ गुरु बीजाणु धांगनी आगे चलकर भ्रूण कोश बनाती है, आगे चलकर भ्रूण कोश बनाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 कि गुरु बीजाणु धानी किसके समतुल्य है? ये देखो, अभी बोला ना हमने, गुरु बीजाणु धानी जो आगे चलकर बनाती है वो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अभी बताया था हमने जस्ट। तो ठीक है, 16 का जो आंसर हैगा वो क्या होना चाहिए? क्या हैगा? 17 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? बीजांड बनाता है, भ्रूण कोश बनाता है, फल बनाता है, या बीजांड काय बनाता है? अब हमने बोला, हमने आगे बताया, तो अभी कुछ लोग इसमें भ्रूण कोश लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। ये भ्रूण कोश नहीं बनाएगा। हाँ, बनाता तो है, लेकिन ये भ्रूण कोश एग्जैक्टली उसका आंसर नहीं हैगा। क्यों नहीं हैगा? देखिए, इसका बीजांड है। तो गुरु बीजाणु धानी पूछ रहा है, गुरु बीजाणु नहीं पूछ रहा। ये भ्रूण कोश किससे बनता है? गुरु बीजाणु से बनता है। गुरु बीजाणु से क्या बनता है? भ्रूण कोश बनता है। और गुरु बीजाणु धानी होती है, उससे बीजांड बनता है। गुरु बीजाणु धानी से क्या बनता है? बीजांड बनता है गुरु बीजाणु धानी से, और गुरु बीजाणु से बनता है भ्रूण कोश। ये इसका हो गया रीजन, इसलिए इसमें भ्रूण कोश नहीं होगा। भ्रूण कोश यदि इसमें आता गुरु बीजाणु किसके समतुल्य होता है, गुरु बीजाणु किसके समतुल्य होता है, तो आता वो भ्रूण कोश के समतुल्य होता है गुरु बीजाणु। ठीक है, अब फल तो अंडाशय के समतुल्य होता है, ये तो जानते ही हैं। फल किसके होता है? अंडाशय के होता है। फल होता है जो अंडाशय के समतुल्य होता है। फल तो होता है अंडाशय के समतुल्य। अब क्या पूछा है? और इसमें पूछा बीजांड काय, तो बीजांड काय जो होता है वो भ्रूण के समतुल्य होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बार बार आए हुए क्वेश्चन हमने यहाँ पर चूज़ किए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में पाए जाते हैं। क्या पाए जाती हैं? ये हमने अपना जो पिछला लेक्चर्स है, जो बीजांड के भ्रूण कोश के ऊपर था, उस पे हमने इसको कंप्लीट किया है। अब वहाँ जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। ठीक है तो इसमें क्या हैगा, वो 7 कोशिकीय होता है या 8 केंद्रकीय होता है? 7 केंद्रकीय व 8 कोशिकीय होता है। 8 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। 7 कोशिकीय व 7 केंद्रकीय होता है। देखिए, अब इसमें यहाँ सेंस लगाने वाली बात है, ये और ये तो एकदम गलत ही हैं, क्योंकि हमने संख्या रट रखी है, उसमें 7 और 8 आते हैं। मतलब एक चीज़ 7 होती है, दूसरी क्या होती है? 8 होती है। अब इन दोनों में क्या हैगा? कन्फ्यूज हैगा, डाउट हैगा, इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो क्या होता है, उसमें कोशिका पहले वो केंद्रकीय अवस्था में होता है, तो उसमें केंद्रक क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, और कोशिकाएं क्या होंगी? कम होंगी। तो इसमें देखिए कौन सा आएगा जिसमें केंद्रक ज़्यादा हैं? तो केंद्रक किस में ज़्यादा हैं? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय, यही होता है एक पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में। जो होते हैं वो 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि पुष्पीय पौधों के किस भाग में फिल्लीफार्म उपकरण पाया जाता है। ये भी हमने अपने लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप बार आया है। ठीक है, अब देखेंगे क्या आएगा कि पुष्पीय पौधों के किस भाग में फिल्लीफार्म उपकरण पाया जाता है। फिल्लीफार्म उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो फिल्लीफार्म उपकरण कहाँ पाया जाता है? नर युग्मक में, तो ये तो गलत है। प्रतिरोधी कोशिकाएं, ये तो नहीं होता। अंड में भी फिल्लीफार्म उपकरण नहीं होता। तो फिल्लीफार्म उपकरण होता कहाँ है? सहायक कोशिकाओं में पाया जाता है फिल्लीफार्म उपकरण।
फिल्लीफार्म उपकरण जो होता है तंतु रूप समुच्चय, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तंतु रूप समुच्चय, इसे बोलते हैं तंतु रूप समुच्चय। किसको? फिल्लीफार्म उपकरण को। फिल्लीफार्म उपकरण जो होता है इसे बोलते हैं हिंदी में तंतुमय समुच्चय। क्या? समुच्चय। तंतुमय समुच्चय बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? तंतुमय समुच्चय। हिंदी में बोलेंगे फिल्लीफार्म उपकरण को तंतुमय समुच्चय किसमें पाया जाता है? सहायक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। तो इसको याद रख लीजिए आप, सहायक कोशिकाओं में क्या होता है? तंतुमय समुच्चय होता है। अब आता है कि पुष्पीय पौधों में गुरु बीजाणुओं के रैखिक चतुष्क में से एक कार्यशील गुरु बीजाणु होता है। इसमें जो होता है वो कार्यशील गुरु बीजाणु क्या होता है? प्रथम जो बीजांड के द्वार के समीप होता है, बीजांड द्वार से दूसरा, बीजांड द्वार से तीसरा, अंतिम बीजांड द्वार से दूरस्थ। इसमें कौन सा जो हैगा वो राइट होगा? ये होगा अंतिम बीजांड द्वार से दूरस्थ। पुष्पीय पौधों में गुरु बीजाणु रैखिक चतुष्कालशील गुरु बीजाणु होता है तो वो होता है अंतिम बीजांड द्वार से दूरस्थ। ठीक है, ये हो गया। अब ये कहेंगे यहाँ कहते हैं कि निम्न में से किस में अनुमीलिय परागी पुष्प पाए जाते हैं? अनुमीलिय परागी पुष्प कहा जाते हैं। तो ये हमने अपने लेक्चर में कंप्लीट किया है कि किस में अनुमीलिय पुष्प पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? सूरजमुखी में, बेलिस्नेरिया में, या कोमेलाइना में, या कोलोट्रोपिस में। किस में पाए जाते हैं? अनुमीलिय उलमीलिय नहीं, अनुमीलिय परागी पुष्प किस में पाए जाते हैं? सोचिए, किस में पाए जाते हैं अनुमीलिय परागी पुष्प? कोमेलाइना में। कोमेलाइना में याद कीजिए, हमने वहाँ एग्जाम्पल दिया था, ये कोमेलाइना में अनुमीलिय परागण पाए जाते हैं। अब आता है कोलोट्रोपस में, इसमें तो उन्मीलिय परागण होता है, बेलिस्नेरिया में भी उन्मीलिय होता है और सूरजमुखी में भी उन्मीलिय ही परागण होता है। ठीक है, अनुमीलिय होता है वो उसमें होता है कोमेलाइना में अनुमीलिय परागी पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि मक्का के दाने में पाई जाने वाली एल्यूरोन परत किसके समृद्ध होती है? एल्यूरोन परत, इसका मतलब होता है भ्रूणपोषी हैं ये। कैसे हैं? भ्रूणपोषी बीज हैं ये। इसमें क्या पाया जाता है? भ्रूणपोषी लिपिड, स्टार्च, प्रोटीन्स, ऑक्सीजन्स। किससे समृद्ध होती है एल्यूरोन परत? किससे समृद्ध होती है एल्यूरोन परत? लिपिड से, स्टार्च से, प्रोटीन से, या ऑक्सीजन से? किससे समृद्ध होती है? प्रोटीन से समृद्ध होती है एल्यूरोन परत। प्रोटीन से समृद्ध होती है एल्यूरोन परत। प्रोटीन से किससे समृद्ध होती है? प्रोटीन से समृद्ध होती है एल्यूरोन परत। अगला क्वेश्चन आता है कि मक्का के भुट्टे में पाए जाने वाले बाल सादृश्य रचनाएं हैं बीजरोम का, वर्तिकाग्र का, वर्तिका का, या वृक्क का रूपांतरण है ये? किसका रूपांतरण होता है ये? जो बाल के समान सादृश्य संरचनाएं होती हैं वो किसका रूपांतरण होती हैं? वो रूपांतरण होती हैं किसका? बताइए। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आप इसको जरूर बता सकेंगे। किसका होता है? वर्तिका का। वो वर्तिका का होता है। किसका होता है? मक्का के भुट्टे में जो बाल के सादृश्य रचनाएं होती हैं वो होती हैं वर्तिका का सादृश्य रूप। अब आता है निम्न में से जल परागित पौधा है। निम्न में से जल परागित पौधा कौन सा है? वायोला, जलकुंभी, जोस्टीरिया, या मक्का? इनमें से जल परागित पुष्प कौन सा है? अब देखिए, मक्का की बात करें तो मक्का तो वायु परागित पुष्प होता है। क्या होता है? वायु परागित होता है। मक्का तो होता है वायु परागित, तो ये तो है नहीं। अब बात करें वायोला की। वायोला की बात करते हैं तो वायोला होता है जल परागित पुष्प, तो ये भी नहीं है।
तो ये भी नहीं है। अब बात करें जलकुंभी की। जलकुंभी जो होता है, जलकुंभी जो होता है, इसमें दो प्रकार के परागण होते हैं। एक तो होता है वायु परागण, ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसमें, कीट परागण। अब तो ये भी नहीं है। देखिए, ना तो इसमें बायोला है, ना इसमें जलकुंभी है, ना इसमें मक्का है, तो क्या है, जोस्टीरा। जोस्टीरा ही में तो होता है जल सॉरी एक और इसमें मिस्टेक हो गई है। देखिए, जल परागित पुष्प जोस्टीरा होता है, बायोला जल परागित नहीं होता है, ये होता है अपना वायु परागित ही होता है ये भी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जोस्टीरा होगा, ये जल परागित पुष्प होता है। जलकुंभी जल परागित नहीं होता है। अधिकतर क्या करती हैं, जल देखकर इसको लगा देती हैं, लेकिन ये जल परागित पुष्प ये नहीं होता है, जल का परागित पुष्प नहीं होता है, ये वायु परागित और कीट परागित पुष्प होता है जलकुंभी, ठीक है। अब देखते हैं अपन, वायु परागण समानता पाया जाता है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। वायु परागण समानता किस कुल में पाया जाता है, इसका तो एक ही आंसर है। तो आर्किड्स में वायु परागण नहीं होता, अंजीर में वायु परागण नहीं होता, लिली में वायु परागण नहीं होता, तो घासों में ही होगा वायु परागण। क्यों, देखिए इसका सही देखते हैं। आर्किड्स में क्या होता है, आर्किड्स में होता है जल, अंजीर में वायु, लिली में जल, घासों में वायु। वायु आर्किड्स में कीट परागित, कीट परागित होता है आर्किड्स में। आर्किड्स किसका होता है, कीट परागित पुष्प होता है आर्किड्स। आर्किड्स जो होता है वो कीट परागित होता है। शायद हमने अभी इसको वायु कह दिया था, लेकिन नहीं, ये कीट परागित पुष्प होता है। अंजीर होता है जल परागित होता है, लिली जल परागित होता है, और घासों में जो होता है वो होता है वायु परागित पुष्प। यही कुल हैगा जो वायु परागित पुष्प होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ, तो साल्विया, जो साल्विया में किस प्रकार का किस प्रकार का परागण होता है, साल्विया में किस प्रकार का जो है वो परागण पाया जाता है साल्विया में। तो देखिए, साल्विया में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, जल परागण, वायु परागण, कीट परागण या घोंघा परागण। साल्विया, साल्विया कीट परागण, साल्विया में पाया जाता है कीट परागण। जल परागण किस में पाया जाता है, जोस्टीरा में जल परागण। वायु परागण किस में पाया जाता है, घासों में पाया जाता है वायु परागण, या मक्का में पाया जाता है वायु परागण। जल परागण जोस्टीरा में पाया जाता है। घोंघा परागण किस में होता है, घोंघा परागण का एक ही आंसर वो एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो इसका क्या हैगा, साल्विया में कीट परागण होता है। इसका एग्जैक्टली जो है वो याद नहीं आ रहा है इस समय, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 27 के पंखवत, लेकिन ये पुराने जो लेक्चर्स हैं उसमें दिया गया है घोंघा परागित पुष्प कौन सा है, ठीक है। अब आते हैं, पंखवत वर्तिकाग्र किसमें पाया जाता है, पंखवत, तो पंख हैं, पंख किसमें सहायक होती हैं, आप समझ सकते हैं सेंस लगाकर। पंख किसमें होते हैं, गेहूं, पंख किस कार के लिए होते हैं, किस कार के लिए होते हैं, किस कार के लिए होते हैं, उड़ने के लिए पंख होते हैं। उड़ेगा कौन, कौन उड़ेगा, पंखवत वर्तिका किसमें पाए जाएंगे, जो उड़ने के लिए अनुकूलित हो, उड़ने के लिए अनुकूलित हो, तो वो क्या होगा, पंखवत वर्तिकाग्र। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गेहूं,
गेहूं में ही तो होते हैं पंखवतवर्ती काग्र, मटर में तो नहीं होते। मटर में तो स्वपरागण होता है, मटर में तो स्वपरागण होता है, मटर में तो स्वपरागण होता है। धतूरा, धतूरे में कीट परागण, अमलतास में कीट परागण, तो गेहूं में ही तो होगा वायु परागण। एक ही तो उदाहरण है वायु परागण का, वायु परागण होता है इसमें, इसलिए इसमें पंख होते हैं। अगला जो आता है स्वपरागण में सहायक है। अब जो स्वपरागण है उसमें क्या सहायक है? द्विलिंगता, समकाल पक्वता, अनुलमीय परागी, ये सभी। देखिए ये बहुत समझदारी क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछ रखा है उन्होंने कि स्वपरागण में सहायक क्या है? द्विलिंगता। हाँ, द्विलिंगी पौधा होना चाहिए तभी स्वपरागण होगा। समकाल पक्वता, बिल्कुल सही है, उसे एक समय पर ही परिपक्व होनी चाहिए उसके नर युग्मक को और मादा युग्मक को, तभी तो उसमें क्या होगा? परागण होगा। अनुमीलिय परागण, इसका मतलब होता है स्वपरागण, स्वपरागण होता है, उसी के समान होता है ये। तो इसमें जो हैं वो ये तीनों के तीनों राइट हैं, तब इसका क्या होगा? ये होगा, ये सभी। ठीक है, अब देखेंगे 29 क्वेश्चन कि यक्का में किस प्रकार का परागण होता है? यक्का में किस प्रकार का परागण होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्का में किस प्रकार का परागण होता है? इसमें पक्षी परागण तो होता नहीं है, वायु परागण होता नहीं है क्योंकि ये घासों थोड़ी होता है, जल परागण इसमें होता नहीं है, जल की आवश्यकता नहीं होती। कीट परागण होता है इसमें, यक्का में क्या होता है? कीट परागण पाया जाता है यक्का में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिना निषेचन फल का विकास कहलाता है। ये भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, और हमने अपने पिछले लेक्चर्स में से कंप्लीट किया है, सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं एनसीईआरटी के। वहाँ देखें आप, बिना निषेचन फल का विकास क्या कहलाता है? अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, आसंग जनन, बहुभ्रूणता। यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, क्यों होते हैं? देखिए इसमें एक तो बिना निषेचन के फल का, ये इसको तो हटा ही दीजिए आप। बहुभ्रूणता तो होगा ही नहीं, जब भ्रूण में अधिक क्या होता है, इसको बहुभ्रूणता इसका नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें अधिक भ्रूण होते हैं तब बहुभ्रूणता होता है, लेकिन इसमें बिना निषेचन भ्रूण बना ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, हटा दीजिए, ये तो कोई सेंस ही नहीं इसमें। अब देखना है आसंग जनन, अनिषेक फलन और अनिषेक जनन, इनमें से देखना है। ठीक है, इन्हें देखना है। तो इसमें अनिषेक जनन तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? बिना निषेचन के फल बन रहा है, बिना निषेचन के फल बन रहा है। याद रखना है, क्या याद रखना है? फल का निर्माण हो रहा है। तो उसमें होगा अनिषेक फलन। बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता तब उसे बोलते हम आसंग जनन। बीज का निर्माण होता तब उसे हम आसंग जनन बोलते। क्या बोलते? आसंग जनन। बिना निषेचन के फल का निर्माण अनिषेक फलन। अधिक भ्रूण होते तब उसे बोलते, एक से अधिक भ्रूण होते बहुभ्रूणता। अब आता है अनिषेक जनन कहाँ होता है? जब अंडा से अकेले से ही फल विकसित होता है तब उसे अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। आगे देखेंगे ये कि त्रिशल्यन के फलस्वरूप विकसित होने वाला बीज का भाग है। त्रिशल्यन के फलस्वरूप, त्रिशल्यन के फलस्वरूप विकसित होने वाला बीज का भाग क्या है? त्रिशल्यन, त्रिशल्यन के फलस्वरूप। अब त्रिशल्यन कहाँ होता है? द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन से संबंधित है त्रिशल्यन।
ठीक है। त्रिशल्यन के फलस्वरूप विकसित होने वाला बीज का भाग कौन सा है? बीजांडकाय, बीज, भ्रूणपोष या भ्रूण? क्या आएगा इसमें त्रिशल्यन से संबंधित? बीजांडकाय तो है नहीं। बीजांडकाय तो क्या होता है, ये गुरु बीजाणु यानी कि ये मादा युग्मक होता है बीजांडकाय। इसमें तो दो ये द्विगुणित होता है। बीजपत्र तो द्विगुणित नहीं होता है, द्विगुणित होता है बीजपत्र, त्रिगुणित नहीं होता, द्विगुणित होता है बीजपत्र। कैसा होता है? द्विगुणित होता है। भ्रूण भी द्विगुणित होता है। ये सारे के सारे, रुकिए रुकिए रुकिए, ये दोनों होते हैं द्विगुणित। कैसे होते हैं ये दोनों? ये दोनों होते हैं द्विगुणित और ये होता है आगुणित। ये होता है आगुणित। तो इसमें क्या बचता है? भ्रूणपोष बचता है जो त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष ही त्रिगुणित संरचना होती है। ठीक है। अब आता है परागकोश के पेटिटम का कार्य होता है सुरक्षा, पोषण, परागकोशों का स्फुटन, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। क्या होता है? किसका? परागकोश के पेटिटम का कार्य क्या होता है? तो उसका काम, जो परागकोश हैगा तो परागकोश का कार्य होता है, परागकोश का ही सारे का कार्य होता है पोषण प्रदान करना। तो इसके पेटिटम भाग का ही पोषण प्रदान करना ही भाग कार्य होगा। अब आता है निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है भ्रूण में, भ्रूणकोश में, पोष में या भ्रूणकोश में, फल में। अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? फल में। अंडाशय किस में होता है? फल में होता है परिवर्तित। बीजांड किस में होता है? बीजांड किस में होता है? बीजांड होता है बीज में। बीजांड होता है, इसमें बीजांड दिया नहीं, लेकिन बीजांड बीज में होता है। भ्रूणकोश होता है भ्रूण में, और भ्रूणपोष तो समाप्ति हो जाता है। पोषण प्रदान करना काम होता है इसका। इसने पोषण प्रदान किया और इसका कार्य खत्म, ये भी खत्म। अब आ जाता है 34 कि पराग नलिका का बीजांड द्वार द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। हाँ, ये तीन होते हैं जो हमने देखे थे। हाँ, चैलेजोगैमी, पोरोगैमी, मीजोगैमी, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो गलत हैगा। इसमें थोड़ी पराग नलिका, इसमें तो बिना निषेचन के बीज बन रहे हैं। बिना निषेचन के बीज होता है उसे बोलते हैं असंग जनन। ठीक है। अब देखेंगे चैलेजोगैमी। तो पराग नलिका बीजांड द्वार, तो पराग नलिका इसमें क्या होती है? बीजांड में चैलेजा, चैलेजा, ये हमने पुराने लेक्चर में बताया है, पिछले लेक्चर में। चैलेजा या इसे बोलेंगे निभाग, निभाग को भेद कर आती है, बीजांड में प्रवेश करती है। निभाग को भेद कर या चैलेजा को भेद कर बीजांड में प्रवेश करेगी, तब उसे बोलेंगे हम चैलेजोगैमी, चैलेजा को भेद कर। और अब बोलेंगे किसको? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार को भेद कर अगर वो करेगी तब उसे हम पोरोगैमी बोलेंगे। और यदि वह अध्यावरण को भेद कर करेगी तब उसे हम मीजोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मीजोगैमी। उसे हम क्या बोलेंगे? मीजोगैमी। और आसंग जनन होता है, इसमें बिना निषेचन के बीज बनते हैं। बिना निषेचन के बीज का बनना आसंग जनन होता है। मीजोगैमी में पराग नलिका अध्यावरण को भेदती है और बीजांड में प्रवेश करती है। पोरोगैमी में बीजांड द्वार को भेदती है और अध्यावरण और बीजांड में प्रवेश करती है। चैलेजा को भेद कर बीजांड में प्रवेश करती है चैलेजोगैमी में। तो ये चारों टॉपिक कंप्लीट। अब आता है 35 के मूंगफली में किस प्रकार का बीज
होता है, ये हमने पुराने लेक्चर में बताया। ये क्वेश्चन तो आया था कि मूंगफली में किस प्रकार का बीज होता है, भ्रूणपोषी होता है, अभ्रूणपोषी होता है, ये भी दोनों होती हैं, या फिर मूंगफली में बीज ही नहीं पाए जाते, क्या होगा? अभ्रूणपोषी बीज होते हैं, मूंगफली में अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। कैसे होते हैं? अभ्रूणपोषी होने के साथ साथ इसमें पेरिकार्पिक भी बीज होते हैं। अभ्रूणपोषी बीज होने के साथ साथ इसमें पेरिकार्पिक भी बीज होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, ये हैगा भ्रूणपोषी। तो भ्रूणपोषी बीज किसमें होते हैं भाई? भ्रूणपोषी बीज होते हैं अरंड लगा लीजिए आप, अरंड हो गया, इसमें भ्रूणपोषी होता है। अरंड के बाद एक हो गया अपना नारियल, ये भ्रूणपोषी होता है। ठीक है, वो हमने देखा है सब, उसकी जरूरत नहीं है हमें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन क्रमांक इस पर। तो कहता है बहुभ्रूणता सामान्य है। बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है? ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, जो हमने पिछले लेक्चरों में बहुत डिफ़िकल्ट, या डिफ़िकल्ट नहीं, इसको बोलेंगे इजी तरीके, या बहुत ज़्यादा बार इसको देखा है। तो क्या हैगा? सिट्रस। बहुभ्रूणता का सामान्य उदाहरण सिट्रस है। अब आता है नारियल का पानी व इसका खाया जाने वाला भाग वनस्पतिक रूप से किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसका करता है? ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन 19 में आया है, नीट 2019 में आया है क्वेश्चन, ये वाला, कि नारियल का पानी व इसका खाया जाने वाला भाग वनस्पतिक रूप से किसका प्रतिनिधित्व करता है? मीजोकार्प का, भ्रूणकोश का, भ्रूण का, या बीजपत्र का? तो नारियल का भी हमने जस्ट उदाहरण बताया था, भ्रूणपोष होता है ये नारियल। मटर में किस प्रकार का परागण होता है? ये भी हम अभी आगे बता चुके हैं, पक्षी परागण, वायु परागण, चींटियों द्वारा परागण, या स्वयं परागण। तो मटर में होता है स्वयं परागण। क्या होता है मटर में? मटर में होता है स्वयं परागण। मेंडल ने इसी पर तो किया था कार्य, स्व परागण कराया था बार बार। ठीक है, अब आ जाता है कि कटी किए बाह्य चोल वाले परागकण किस प्रकार के परागकण से संबंधित हैं? किस प्रकार के परागण से संबंधित हैं? कंटकीय बाह्य चोल वाले, कीट परागण, वायु परागित, जल परागित, ये सभी कीट परागत कौन से हैं? कीट परागित, कंटकीय वाले कीट परागित होती हैं। अब आता है चंपा यानी माइकेलिया का अंडप होता है। चंपा या माइकेलिया का जो अंडप होता है वो कैसा होता है? चंपा या माइकेलिया का अंडप होता है बहुअंडापी। हाँ, तो बहुअंडापी तो होता है। युक्त अंडापी नहीं, युक्त अंडापी नहीं होता। बहुअंडापी होता है लेकिन युक्त अंडापी नहीं होता। एक अंडापी तो होता ही नहीं है, उपरोक्त किसी प्रकार का नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत ही कम स्थिति में होता है। तो इसका क्या होगा? ये बहुअंडापी होगा और मुक्त अंडापी होगा। बहुअंडापी होता है और मुक्त अंडापी होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 41। इसमें हैगा कि निम्न में से किस में प्रेरित अनिषेक फलन हानिकारक सिद्ध होता है? किसमें प्रेरित जो अनिषेक फलन होता है वो हानिकारक होता है? अनार में होता है वो। क्यों होता है अनार में? क्योंकि इसके खाने योग्य जो भाग होता है वो बीज होते हैं, और जो अनिषेक फलन हैगा इसके कारण क्या होता है? बीज निर्माण कम होता है। इसमें बीज कम होती हैं अनिषेक फलन के जो द्वारा जो बनते हैं फल, उनमें बीज कम होते हैं, तो इसलिए जो अनिषेक फलन होता है वो अनार में हानिकारक सिद्ध होता है। अब आ जाता है सेब में फल का खाद्य भाग होता है मांसल फलवित्ती, मांसल पुष्पासन, मांसल पुष्पक्रम, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका?
मांसल फलवृत्ति तो इसमें होती नहीं है। इसमें क्या होगा, मांसल पुष्पासन होता है, खाने योग्य भाग। अब आता है प्रांकुर चोल किसकी विशेषता है? प्रांकुर चोल किसकी विशेषता है? प्रांकुर चोल किसकी विशेषता है? द्विबीजपत्री भ्रूण का, एक बीजपत्री भ्रूण का, अनिषेक फल का, या भ्रूणपोष का? प्रांकुर चोल किसका विशेषता है? 43 जो है क्या कह रहा है, प्रांकुर चोल किसकी विशेषता है? तो एक बीजपत्री भ्रूण, एक बीजपत्री जो भ्रूण होता है उसी में क्या है, प्रांकुर चोल पाया जाता है। अब आता है पोपी या पेपेवर में अंडप होते हैं, मुक्तांडापी, युक्तांडापी, एक अंडापी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं, एक अंडापी ये होता नहीं है, मुक्त अंडापी होता नहीं है, तो क्या होगा ये युक्त अंडापी। पेपेवर में या इसमें क्या होता है, ये मुक्त अंडापी होता है। अब आता है मकरंद बनाने की आवश्यकता नहीं होती, मकरंद बनाने की आवश्यकता नहीं होती वायु परागित पुष्प को, कीट परागित पुष्प को, पक्षी परागित पुष्प को, या फिर चमगादड़ परागित पुष्प को मकरंद बनाने की आवश्यकता नहीं होती वायु परागित पुष्पों को, कीट परागित पुष्पों को, पक्षी परागित पुष्पों को, चमगादड़ परागित पुष्पों को। तो इनको भी मकरंद की आवश्यकता होती है। चमगादड़ परागित पुष्पों को मकरंद की आवश्यकता होती है, कीट परागित पुष्पों को मकरंद की आवश्यकता होती है, और पक्षी परागित पुष्पों को के लिए भी मकरंद की आवश्यकता होती है, लेकिन वायु पुष्पों के परागत के लिए मकरंद की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा, वायु परागित पुष्पों के लिए, वायु परागित पुष्पों के लिए मकरंद की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है 46। तो निम्न चित्र में ए व बी भाग हैं क्रमशः। चित्र ये है, इसमें ए और जो बी भाग हैं, ये ए भाग और ये बी भाग, ये क्या हैं? नर युग्मक व वर्धी कोशिका का केंद्रक है, नर युग्मक व वर्धी कोशिका का केंद्रक है, वर्धी व जनन कोशिकाएं हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका व जनन कोशिकाएं बीजनन कोशिकाएं हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो होता ही नहीं है, हमने देखा। तो इसमें क्या आएगा, ए क्या आएगा, ए आएगा नर युग्मक। ये यदि आप रुक जाइए अभी, ये ए क्या आएगा, ए तो हैगा नर युग्मक, तो बी क्या है, वर्धी कोशिका। ए हैगा नर युग्मक और बी हैगा वर्धी कोशिका, तो पहला वाला सही है। ए नर युग्मक व बी वर्धी कोशिकाएं, ए हैगा नर युग्मक व वर्धी कोशिकाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हैगा तो इसका क्या हो गया, बी हो गया इसका। निम्न चित्र में ए व बी भाग क्रमशः क्या हैं? तो ए हैगा जो हैगा नर युग्मक और बी क्या हैगा, बी हैगा वर्धी कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन आता है कि 47 निम्न चित्र में दिखाए भाग ए बी व सी में से कौन सा भाग भ्रूण के रूप में विकसित होगा? इनमें से कौन सा भाग हैगा जो भ्रूण के रूप में विकसित होगा? ए भाग भ्रूण के रूप में विकसित होगा, ए भाग होगा भ्रूण के रूप में, बी भाग होगा भ्रूण के रूप में, या फिर सी भाग होगा भ्रूण के रूप में विकसित। अब इसमें क्या आएगा, ए बी सी तीनों भाग होंगे, तो ये तो नहीं होंगे। इसमें सी भाग जो होगा वो किसके रूप में विकसित होगा, भ्रूण के रूप में विकसित होगा। सी भाग भ्रूण के रूप में विकसित होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है बीज का कार्य है, बीज का कार्य है
भ्रूण की रक्षा, पौधे के विकिरण में मदद, निषेचन हेतु जल की अनिवार्यता की समाप्ति, उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या होना चाहिए? बीज का कार्य क्या होता है? भ्रूण की रक्षा, पौधों के विकिरण में मदद, निषेचन की अनिवार्यता की समाप्ति। ये सही है, भ्रूण की रक्षा करता है, पौधों के विकिरण में मदद करता है, निषेचन हेतु भी जल की अनिवार्यता होती है, की समाप्ति होती है। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या आएगा? उपर्युक्त सभी हैगा। अब देखेंगे निम्न में से कूट फल है। कूट फल यानी कि आभासी फल कौन सा है? आम, अमरूद, सेब या केला? कूट फल कौन सा होता है? कूट फल होता है सेब, जिसके बारे में पिछली लेक्चर में बात की है। कूट फल क्या होता है? सेब होता है कूट फल। ये अनिषेक फल होता है, बिना निषेचन के फल बनता है, वो क्या होता है? केला, वो केला बनता है। ये होता है कूट फल, सेब होता है कूट फल। अगला क्वेश्चन है 50 कि एक लिंगासराई पौधे में कृत्रिम संकरण कराने पर कौन सा पद गौण हो जाता है? अब इसमें एक लिंगासराई जो पौधा हैगा उसमें कृत्रिम संकरण कराने पर उसमें कौन सा पद हैगा जो गौण हो जाता है? बैगिंग, वर्तिकाग्र व परागकणों का छिड़काव, जनकों का चयन या विपुंसन? क्या हो जाता है गौण? विपुंसन, क्योंकि वह एक लिंगाश्रायी तो पौधा हैगा, मतलब एक लिंगाश्रायी पौधा हैगा, तब उसमें विपुंसन क्यों होगा? विपुंसन उसमें नहीं होगा क्योंकि वह एक लिंगाश्रायी पौधा हैगा, तो उसमें विपुंसन है वो नहीं होगा। अगला अब यह क्वेश्चन आता है 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीट 2013 में ये क्वेश्चन बन चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परागकण का बाहरी कठोर आवरण अंताचोल कहलाता है। तो बाहरी आवरण है तो अंताचोल कैसे कहलाएगा? ये तो गलत है, बाह्य आवरण अंताचोल तो नहीं कहलाता। तो बीजाणु जन ऊतक आगुणित होते हैं, बीजाणु जन जो ऊतक होती हैं वो आगुणित होती हैं? नहीं, ये तो आगुणित नहीं होते बीजाणु जन ऊतक। अगला क्वेश्चन हैगा कि अंतस्थितियम लघु बीजाणु उत्पन्न करती हैं, अंतस्थितियम जो होती है वो लघु बीजाणु उत्पन्न करती हैं, तो ये भी गलत है, वो भी नहीं करती लघु बीजाणु उत्पन्न। अब आ जाता है कि टेपिटम किस विकसित हो रहे पराग कणों का पोषण करता है? हाँ, ये तो सही है। जो भ्रूण कोश का जो पेटिटम भाग होता है ये परिपक्व हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो इसका क्या हो गया? डी आंसर राइट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन हैगा कि सामान्यतः लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनता है? बीज की लंबी जीवन क्षमता, नीट 2013 में ये क्वेश्चन भी बन चुका है। क्या आएगा? बीज की लंबी जीवन क्षमता, प्रवर्धित प्रसुप्ति, नए अनुवांशिक संयोग जो भिन्नताओं की ओर अग्रसर होते हैं, विशाल जीव संहति। तो 52 का जो आंसर हैगा वो क्या आएगा? सी, कि नए अनुवांशिक संयोग जो भिन्नताओं की ओर अग्रसर होते हैं। सामान्यतः लैंगिक जनन से यही तो होता है, नए अनुवांशिक संयोग बनते हैं जो भिन्नताओं की ओर संयोगिक होते हैं। नए अनुवांशिक अवसर मिलते हैं किससे? लैंगिक प्रजनन से ही भिन्नताओं के। अब आता है अनुमीलिय परागकण का क्या लाभ है? क्या लाभ है इसका? उच्च अनुवांशिक विविधता, अधिक प्रबल संतान, पराग कारकों का निर्भरता नहीं, सजीव प्रवृत्ता। तो इसका आएगा पराग कण कारकों पर निर्भरता नहीं, क्योंकि ये क्या होता है? ये होता है स्वपरागण। ये स्वपरागण होता है और स्वपरागण में पराग कारकों की निर्भरता नहीं होती, ना कीट की होती है और ना वायु की होती है, ना जल की होती है और ना किसी अन्य की होती है। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि स्वपरागत होता है। अब आता है कि परिभ्रूणपोष भ्रूणपोष से कैसे भिन्न है? परिभ्रूणपोष भ्रूणपोष से कैसे भिन्न है? इसका आगुणित ऊतक होना, इसमें संचित भोजन न होना, इसका द्विगुणित ऊतक होना, द्वितीयक केंद्रक के साथ अनेक
शुक्राणुओं के संयोग होने से इसका बनना नहीं, इसका आएगा इसका द्विगुणित ऊतक होना। इसका क्या होता है, ये द्विगुणित ऊतक होता है परिभ्रूणपोष, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ये इसका अपशिष्ट भाग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन राइट हो गया। ये इसका आंसर की है, आप इसको देख लीजिए, पीडीएफ नोट्स में मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए हमारा ग्रुप, वहाँ ये दी गई है। अब देखेंगे ये क्वेश्चंस बोर्ड में भी आता है, कभी बनाने भी आ सकता है डायग्राम, और ये नीट में तो आता ही आता है, बहुत बार आ चुका है। तो इसमें जो क्या आएगा, ऊपर जो वाला भाग होता है, जो ये निभागीय सिरा होता है, क्या होता है, ऊपर वाला भाग निभागीय सिरा होता है, ये होता है निभागीय सिरा, ये निभागीय सिरा होता है। और ये नीचे वाला जो भाग होता है ये होता है सहायक कोशिकाएं। अभी हमने जिस क्वेश्चन में फिलिफॉर्म उपकरण की बात की थी, तो वो है सहायक कोशिकाओं में होता है, इसे बोलते हैं तंतु रूप समुच्चय। क्या बोलते हैं, रुक जाइए, इसे बोलेंगे हम तंतु रूप समुच्चय बोलेंगे इसे। ठीक है, अब इसमें आ जाता है ये फिलिफॉर्म उपकरण होता है, और इसमें जो दो होते हैं ये केंद्रक, ये ध्रुवीय केंद्रक होती हैं। क्या होती हैं, ध्रुवीय केंद्रक, यही आगे चलकर भ्रूण बनाते हैं, या कोशिकीय जो केंद्र की कोशिका होती है उसी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसमें हम एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भ्रूण कोश होता है उसमें कितनी कोशिकाएं और कितनी केंद्रक होती हैं। तो इसी कोशिकाएं गिनते हैं, सबसे पहले केंद्र गिनते हैं। देखिए केंद्र गिनते हैं, सबसे पहले क्या गिनते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, केंद्र गिन रहा है, 3 4 5 6 7, और एक ये दिख रही है अंड कोशिका अंदर दिख रही है 8। देखिए ये 8 कितनी हो गई, 8 हो जाती हैं। तो निभागीय सरा में कितनी होती हैं, 8 होती हैं। ठीक है, अब सहायक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, एक ये होती है, एक ये दो कौन सी होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये अंड कोशिका होती है, और ये क्या होता है, ये केंद्रकीय कोशिका बन जाती है। ये अलग अलग होती हैं तब उसे ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, और ये एक साथ हो जाती हैं तो केंद्रकीय कोशिका इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम कहेंगे थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।